आपने कभी सोचा है आपका किया हुआ ऑर्डर आप तक कैसे पहुंचता है? शायद बाय रोड या हवाई जहाज से। पर सुनिए, असलियत यह है कि दुनिया भर का 90% ट्रेडिंग का सामान शिप्स कैरी करती हैं और इसके लिए वो इंट्रा कंट्री वाटरवेज पर डिपेंड करती हैं। ये वाटरवेज कभी बहुत बड़े तो कभी एकदम छोटे होते हैं और इन्हीं का इस्तेमाल करके आपका महंगा ऑर्डर आपके दरवाजे तक पहुंचता है। पर वो सिर्फ इसलिए नहीं बने हैं। अलग अलग देशों में इम्पॉसिबल सा रास्ता प्रोवाइड करने से लेकर तंग पानी में बड़े जहाज़ों को लॉन्च करने तक। तो आइए कुछ सबसे शानदार वाटरवेज पर एक नज़र डाल लेते हैं और जानते हैं कि कैसे उन्होंने दुनिया का नक्शा बदल दिया। ओह पनामा। इतिहास के सबसे शानदार कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में से एक कहे जाने वाले ये वाटरवेज आधुनिक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार हैं। पेश है 50 मील लंबाई वाला पनामा कनाल, पैसिफिक और अटलांटिक महासागरों के बीच का वो रास्ता जो इनके बीच से गुजरने वाले जहाज़ों का डिस्टेंस और टाइम बहुत कम करता है। पर कितना कम? सुनिए, 1914 में इसके बनने से पहले सभी जहाज़ दक्षिण अमेरिका के केप हॉर्न वाले निहायती लंबे रास्ते से गुजरते थे। दोस्तों, इन ठोस चट्टानों की ड्रिलिंग में 10 साल का कमर तोड़ वक्त लगा, जिससे लगभग 3.5 बिलियन क्यूबिक फीट का मलबा निकला और इससे बनी 295 फीट चौड़ी, 10 मंजिल गहरी और 130 से ज़्यादा फुटबॉल मैदानों की लंबाई वाली खाई। इसमें डायनामाइट, गैंती और उस पुराने कोयले से चलने वाले भाप फावड़ों का इस्तेमाल हुआ था और इस तरह पनामा के बीचों बीच इस लिंक को बनाकर दोनों महासागरों के बीच की यात्रा 9000 मील तक कम हुई। पहले जो केप की खतरनाक लहरों और तेज हवाओं से होकर गुजरने वाली 2 महीनों की यात्रा थी, वह इस कैनाल ने महज 10 घंटों कर दी। क्या शॉर्टकट है यार। हालांकि यहाँ एक ट्विस्ट आता है। जहाज के साइज को देखते हुए इसका इस्तेमाल करने में 500 से 8 लाख डॉलर तक का खर्चा लगता है। बाप रे, इतना पैसा। लेकिन दूरी, समय और ईंधन की बचत को देखते हुए कैनाल की इतनी महंगाई जस्टिफाइड है। लेकिन आखिर इस महंगाई की वजह क्या है? सुनिए, एक वजह इसकी यह है कि इन दोनों महासागरों की हाइट अलग अलग है। तो पनामा कैनाल में चैम्बर्स के रूप में लॉक्स की ऐसी सीरीज जुड़ी है जो 1000 फीट से कम लंबे और 110 फीट चौड़े हैं। हर एक में एक गेट होता है जिनसे पानी अंदर या बाहर जाकर नावों को अलग अलग वाटर लेवल से निपटने में मदद करता है। जब इसे उठाना हो तो एक एंट्री गेट को उठाकर पानी को उसके चैम्बर में भेजकर ऊंचा कर दिया जाता है और जब इसे नीचे करना हो तो गेट को हटाकर पानी बाहर निकाला जाता है। दोस्तों, इसमें बहुत से पानी को लगातार शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए लॉक्स को बढ़िया मेंटेनेंस में रखना होता है, तभी इतना महंगा है। और बहुत शुक्र हो कि इस गजब की फीचर का कि ये विशाल जहाज मक्खन जैसे एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक चले जाते हैं। हालांकि कभी कभी ऐसा लगता है मानो जैसे 100 फीट से ज़्यादा चौड़े बड़े जहाज फंस गए हों। कभी खासतौर से एशिया की यात्रा के लिए अमेरिकी जहाज़ों के लिए बने इस 10 साल के धांसू प्रोजेक्ट से अब हर साल 13 से 14 हजार जहाज गुजरते हैं, जो औसतन ट्रैफिक से 2.6 बिलियन डॉलर की शानदार कमाई करता है। अब इस पे रोना चाहिए या फिर हंसना चाहिए, आप खुद ही तय कर लो। ह्यूस्टन, एक बेशकीमती चैनल। 20वीं सदी की शुरुआत में टेक्सास बफेलो बायू का घर था, एक ऐसा दलदली वाटरवे जो तट से टेक्सास के बीचों बीच तक फैला था। लेकिन यहाँ जंगल जाड़ इतना था कि इससे बस थोड़ी सी स्टीम बोट और छोटे ड्राफ्ट बोट्स ही गुजरते थे। लेकिन तभी 1909 में लोकल्स ने मैक्सिको की खाड़ी में टेक्सास के हैरिस कंट्री तक फैलाव वाले वाटरवे बनाने का सोचा। इसलिए उन्होंने 5 सालों की कड़ी मशक्कत में बायू की 50 मील दूरी तक की कटाई और सफाई कर दी, जिससे वो 500 फीट चौड़ा और 45 फीट गहरा हो गया और आज ह्यूस्टन शिप चैनल के नाम से मशहूर। ये अमेरिका के सबसे शानदार वाटरवेज में से एक है जो ह्यूस्टन और बाकी दुनिया को बखूबी जोड़ता है। 2022 में इसने एक रिकॉर्ड अपने नाम किया क्योंकि अकेले उस साल 55 मिलियन टन माल यहाँ से गुजरा था। ये सैकड़ों उद्योगों को एक साथ जोड़ता है। इससे जुड़े कॉम्प्लेक्स की कीमत अकेले 3 बिलियन डॉलर है, जिसमें लगभग 55,000 लोग काम करते हैं। आज इसकी इकोनॉमिक वैल्यू 800 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है, जो टेक्सास की कुल जीडीपी का 20% है। इस एक चैनल से अमेरिका जो फला फूला है उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, खासकर ये देखते हुए कि इसी जगह ने अमेरिका में कंटेनर शिप्स को इंट्रोड्यूस करवाया था और इस चैनल ने साउथ अमेरिका को दुनिया भर के नेटवर्क के लिए काफ़ी हद तक खोल दिया, जिससे ये वाटरवेज सबसे ज़्यादा व्यस्त जगह बन गई। ये टेक्सास का दुनिया भर में व्यापार करने के लिए इतना बेशकीमती हथियार है कि अगर इसका वो रंग रूप ना बदला होता तो मुमकिन है कि टेक्सास ने उतना पैसा ना कमाया होता जो कि वो आज कमा रहा है।
फिलहाल ये अपने 11वें बड़े एक्सपेंशन के लिए एकदम तैयार है और इसके $1 बिलियन के भारी निवेश के साथ 2025 में पूरा होने की संभावना है। इसका मकसद चैनल को 700 फीट तक और चौड़ा करना है। ओ तेरी भाई, वो यहाँ से क्या भेजना चाहते हैं, पूरे टेक्सास को क्या? दोस्तों, विशाल पनामा कैनाल और अविश्वसनीय ह्यूस्टन शिप चैनल में से आपको पर्सनली कौन सा ज्यादा धांसू लगा? माना कि पनामा कैनाल आइकॉनिक है, लेकिन ह्यूस्टन में उन सभी लोकल्स की मेहनत की दाद देनी बनती है बॉस। मैं तो दोनों में कंफ्यूज हो गया। और आप पनामा के लिए लाइक करें और ह्यूस्टन के लिए सब्सक्राइब करें। कर दिया? बढ़िया। चलो आगे मिलकर देखते हैं कि लिस्ट में अगला नाम क्या है। शानदार उपलब्धि। एक सवाल पूछूं, पूरी दुनिया में सबसे लंबा मैन मेड कैनाल कौन सा है? नहीं पता? कोई बात नहीं। यह बताओ, दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट मैन मेड कैनाल कौन सी है? यह भी नहीं पता। अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों का आंसर सेम है तो क्या होगा? नहीं समझे? ढंग से पढ़ाई किया करो यार। जवाब है चीन की ग्रैंड कैनाल, जो 1114 मील लंबी है और इसे 2000 सालों के बाद ही कंप्लीट माना गया था। हालांकि इसके कुछ हिस्से आज भी रेनोवेट और रिकंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। इस पर विश्वास नहीं होता है ना? चलिए मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले ग्रैंड कैनाल को दुनिया का सबसे बड़ा और धांसू इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट माना जाता था। इसे सुई डायनेस्टी एम्पायर के लिए भीतरी संचार को एकजुट करने के साथ साथ सेना, सामान और लोगों को खाना भेजने के लिए बनाया जाना था। इसका निर्माण 486 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और सालों में बनाए, त्यागे और फिर से बनाने के दौरान माना जाता है कि इसे बनाने में 9 मिलियन से ज़्यादा लोग लगे। इसमें 21 प्रवेश द्वार और 60 पुल शामिल थे। ये वाटरवेज बीजिंग से हांगजू तक फैला है, जो चीन की 2 सबसे बड़ी नदियों को जोड़ता है, यांगजी और येलो। इससे हर साल लगभग 1 लाख जहाज गुजरते हैं। ये सालाना 260 मिलियन टन माल भी ट्रांसपोर्ट करता है, जिससे इस देश की तरक्की होती है। अपने पीक पर 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान इससे हर साल लगभग 4 लाख टन अनाज का ट्रांसपोर्ट होता था। शुरुआती वक्त में इस वाटरवेज के एलिमेंट्स को बनाने में पुआल, पत्थर, मिट्टी वगैरह का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन ये इतना ज़रूरी ट्रांसपोर्ट लिंक बन गया कि 1958 तक नहर को 600 टन तक वजन वाले जहाज़ों को ले जाने लायक बनाने के लिए तैयार किया गया। और अब ये अपनी पूरी लंबाई के साथ लगभग सभी मीडियम साइज के जहाज ले जा सकता है। क्या शानदार हिस्ट्री है यार, जैसा नाम वैसा काम। बिग डच एनर्जी। जी, समुद्र वाला ये गजब का आर्ट वर्क सिर्फ ट्रेड रूट और सामान के लिए नहीं है, बल्कि इससे आपकी सुबह की खिचखिच वाली यात्रा भी आसान हो जाती है। चलो दिखाता हूँ। पानी के ऊपर पुल बनाने के बजाय नेदरलैंड में बने इस अनोखे डिजाइन ने तो पानी का ही पुल बना दिया भाई। इसे N302 की व्यस्त सड़क पर देखा जा सकता है, जो मेनलैंड को फ्लेवोलैंड नाम वाले एक बड़े आर्टिफिशियल आइलैंड को वेलुवे झील के बॉर्डर के साथ जोड़ती है। साल 2000 की शुरुआत में इंजीनियर लेक वेलुवे को लेक वोल्डरविच से जोड़ने में लगे हुए थे, उस समुद्री ट्रैफिक के लिए जो सड़क अलग हो रही थी। एक आम ड्रॉबेज यहाँ काम नहीं करता, क्योंकि हर दिन लगभग 28,000 वाहन सड़क का इस्तेमाल करते थे और ड्रॉबेज के खुलने और बंद होने के इंतजार के कुछ गंभीर दिक्कतें आ रही थी। इसलिए उन्होंने 82 फीट लंबे, 62 फीट चौड़े और 9 फीट गहरे एक्वाडक्ट का आइडिया रखा, जो खास नावों के लिए बनाए गए पुल की तरह जहाज़ों को सड़क पर गुजरने की अनुमति देगा। और ये अच्छे दाम पर बना, क्योंकि $61 मिलियन के एक्वाडक्ट के मुकाबले कई मूविंग पार्ट्स वाले एक ड्रॉब्रिज की लागत सैकड़ों मिलियन डॉलर हो सकती है। तो डिज़ाइन पर मोहर के बाद वेलुवेमीर एक्वाडक्ट को 2002 में 7 लाख क्यूबिक फीट से ज़्यादा कंक्रीट और स्टील का यूज़ करके बनाया गया, ताकि वो सड़क के ऊपर पानी के भार को बनाए रख सके। इस तगड़े होल्ड के कारण ये किनारों से पानी को हाईवे पर फैलने से रोकता है, क्योंकि गाड़ी में स्विमिंग करके कोई नहीं जाना चाहेगा। पर बदकिस्मती से बड़े जहाज यहाँ से नहीं गुजरते, क्योंकि आमतौर पर उनके औसत ड्राफ्ट यानी वे पानी में कितने गहरे बैठते हैं वो 30 से 50 फीट होता है, और उसकी गहराई सिर्फ 9 फीट होने के चलते छोटे मीडियम साइज के जहाज इसका इस्तेमाल करते हैं। एक बड़े क्रूज जहाज को अपनी कार के ऊपर से गुजरते हुए देखना मेरी सुबह को शानदार नहीं बल्कि डरावना बनाएगा मेरे भाई। जब 2 बन जाएं 1। परफेक्ट नाम वाला वोल्गा डॉन कैनाल एक ऐसा शिप चैनल है जो रूसी नदियों वोल्गा और डॉन को जोड़ता है। ये कैस्पियन सी और सी ऑफ एजोव के बीच से मेन ओशंस तक इकलौता रास्ता मुहैया करवाता है, जो इसे निहायती इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट बनाता है। इतना ज़्यादा कि इसका काम 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। इन नदियों को जोड़ने के लिए बाद में लगभग 30 प्रयास किए गए, लेकिन सभी फ्लॉप हो गए।
यहाँ तक कि रूसी जार पीटर द ग्रेट ने भी इसकी कोशिश की, पर वो भी असफल रहे। फाइनली ये काम सोवियत रूल के तहत 1948 में सफल हुआ, जब कैनाल और उसकी फैसिलिटीज को आखिरकार बनाया गया। इसमें कुल मिलाकर 9 लाख लोगों की मेहनत लगी और ये सिर्फ 4 साल बाद 1952 में पूरा हुआ। ये 262 फीट चौड़ी, 26 फीट गहरी और 62 मील लंबी थी, ठीक पनामा कैनाल की तरह। दोनों जुड़ी हुई नदियों की हाइट अलग अलग है, इसलिए इसमें भी 13 लॉक्स हैं। दोनों के बीच के हाईएस्ट पॉइंट से रिजर्वायर्स की सीरीज से होकर डॉन तक पहुंचने के लिए 4 लॉक्स की जरूरत पड़ती है। माना कि ये रास्ता लगभग 144 फीट नीचे उतरता है, हालांकि उसी पॉइंट से वोल्गा तक पहुंचने के लिए 9 लॉक्स लगते हैं। इसमें ज़्यादा इसलिए लगते हैं क्योंकि ये काफ़ी ढलान वाला है, जो लगभग 288 फीट नीचे उतरता है। माना कि ये 50 से ज़्यादा साल पुराना है, पर यह आज भी सबसे वर्ल्ड चेंजिंग वाटरवेज के रूप में कायम है। ये ना सिर्फ सोवियत संघ की पावर का प्रतीक था, बल्कि इसने रूस को ब्लैक सी से ट्रेड रूट के रूप में इंटरनेशनल मार्केट के लिए कीमती लिंक भी मुहैया करवाया। ये उनकी इकोनॉमी के लिए अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद साबित हुआ है, और ये आज भी यही है। इसने ना सिर्फ जहाज़ों को लैंड से घिरे कैस्पियन सागर और बाकी ओशन से एक शॉर्टकट प्रदान करवाया, बल्कि इसके बिजली स्टेशन खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पर्याप्त बिजली उत्पादन करते हैं। क्या बात है यार। डच डेप। रॉटरडैम एक ऐसा डच शहर है जो कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारे कैनाल्स के लिए फेमस है। सिंगल्स कहे जाने वाले इसके बहुत सारे वाटरवेज 19वीं शताब्दी के हैं, जिन्हें हैजा फैलने से रोकने के लिए बनाया गया था। उन्होंने चालाकी से पूरे इन्फेक्टेड सीवेज और पानी को समुद्र में बाहर बहा दिया। हालांकि ग्रोनिंग में छोटा डीप वाटरवे का इस्तेमाल इसके पानी में एक अलग चीज भेजने के लिए होता था। जी हाँ, जहाज। कैनाल के तट पर मौजूद फेरस स्मिथ शिपयार्ड दुनिया में सबसे फेमस में से एक है। उन्होंने 470 जहाज़ों का निर्माण करके लॉन्च किया है और हर साल 6 से 8 जहाज़ों की डिलीवरी होती है। ऐसा ही एक 20 द आर्कलो एकॉर्ड है, जो कि यूरोपीय जलमार्गों पर गेहूं और मकई जैसे उत्पादों की आवाजाही के लिए बना है, और इसकी लंबाई 390 फीट है। क्या बात है। लेकिन इसके लॉन्च से शानदार कुछ भी नहीं भाई। दरअसल ये जहाज़ 400 फीट से ज़्यादा लंबे हो सकते हैं, लेकिन ये इनकी चौड़ाई सिर्फ 50 फीट तक होती है। ये उन्हें तंग कैनाल के रास्तों से गुजरने के काबिल बनाता है। अब विंड शॉटर डीप औसतन 328 फीट चौड़ा है, लेकिन ये विशाल जहाज इतने पतले हैं कि फेरस स्मिथ उन्हें 100 फीट से कम चौड़े सेक्शंस में लॉन्च कर सकता है। हालांकि उनका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा होता है, और क्योंकि कैनाल का यह हिस्सा आम सड़क के ठीक बगल में, इसलिए जब एक विशाल जहाज लॉन्च होता है तो पानी छपाक से रोड पर आ जाता है। जी हाँ, माना कि ये तंग कैनाल दिखने में खूबसूरत ना लगे, लेकिन ये निश्चित रूप से फेरस स्मिथ के जहाज़ों का वजन उठा सकती है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है भाई। कैश फ्लो। दोस्तों, आम दिखने वाले इस एहरी कैनाल को आप अमेरिका का धड़ाधड़ पैसा छापने वाली जगह कह सकते हैं। ये वाटरवे, जो कि 1821 में व्यापार के लिए खुला था, ग्रेट लेक्स को हडसन नदी और अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, जो इसे लगभग 351 मील लंबा बनाता है। आते ही उसने सफलता की ऊंचाइयां छू लीं। मर्चेंट शिप्स इसका यूज करने लगी, और इसने ट्रांसपोर्टेशन की लागत को आश्चर्यजनक रूप से 95% तक कम कर दिया था। पर इसने ये नामुमकिन काम किया कैसे? सुनिए। सामान के लिए रेल मार्ग और वाटरवेज के इस्तेमाल से पहले पूरी निर्भरता जानवरों पर थी, जैसे कि खच्चर। पर यह खच्चर जमीन पर सिर्फ 110 किलो तक का सामान ले जा सकते हैं, लेकिन पानी में वे टोपाथ के साथ साथ लगभग 27,000 किलो मतलब 30 टन का बोझ ढो सकते हैं। एरी के बनने से पहले बफेलो से न्यूयॉर्क तक सामान ले जाने में लगभग $100 प्रति टन का खर्चा था। इसका पूरा होने के बाद खच्चर अब प्रति यात्रा 240 गुना ज्यादा माल ढोने में सक्षम थे, जिससे लागत घटाकर मात्र $10 प्रति टन रह गई, अर्श से सीधा फर्श तक। और इस कैनाल की यही इकलौती लेगेसी नहीं है। न्यूयॉर्क को नया रंग रूप देने के बाद एरी पूरे राज्य में कैनाल कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा देने का जिम्मेदार है। यहाँ काम करने वाले कई इंजीनियर ने एरी पर अपने काम की बदौलत अमेरिका में कई अन्य मूल्यवान वाटरवेज और रेल रोड्स बनाए। इसका इस्तेमाल 20वीं शताब्दी तक मजबूत रहा। ये निहायत ही ज़रूरी शिपिंग मार्ग बन गया, जो कई शहरों को जोड़ता था। आजकल ये पर्यटक जहाज यातायात का मुख्य स्रोत है, जो कैनाल के मुख्य हिस्से को डेस्टिनेशन हॉटस्पॉट बनाता है।
यार ये वाटरवे तो मुझसे ज़्यादा इवॉल्व हुआ है। इसने न्यूयॉर्क की रूपरेखा बदल दी। इसने अपनी पॉपुलैरिटी से अमेरिकी कैनाल रूट्स के एक पूरे नेटवर्क को जन्म दिया और इसने 2 हफ्ते की मशक्क़त वाली यात्रा को पानी से 5 दिन की यात्रा में बदल दिया और व्यापारियों का पैसा बचाया। नॉट बैड, नॉट बैड। सो ख्लोंग। दोस्तों, अगर कोई ख्लोंग कहे तो आपको लगेगा कि उस पुरानी घड़ी की नकल कर रहा है, पर असलियत में ख्लोंग थाईलैंड में कैनाल के एक पूरे नेटवर्क को कहते हैं जो कि वहाँ की बड़ी सड़कों से भी पहले के हैं। मान्यता है कि इन्हें 600 साल पहले लैंडस्केप में खोद कर स्थानीय लोगों ने व्यापारी जहाज़ों की देश में बिना रोक टोक की आवाजाही के लिए बनाया था। 3 बड़ी नदियों चाओ फ्राया, मईक्लोंग और थाचिन से जुड़े सभी 1682 ख्लोंग एक साथ लगभग 1618 मील लंबाई तक फैले हैं और अकेले बैंकॉक की राजधानी में शिपिंग रूट और सीवर रूट का एक खूबसूरत जाल बनाते हैं। आज भी भोजन, कपड़ा, मिट्टी के बर्तन और निर्माण सामग्री नहरों के माध्यम से सभी शहरों में पहुंचाए जाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ फ्लोटिंग मार्केट्स भी लगते हैं। ये किसी साईफाई फिल्म जैसा लगता है ना। ये ख्लोंग थाईलैंड ट्रांसपोर्टेशन के राजा थे और फिर यूरोपीय लोग इससे बहुत ऊब गए। बढ़ते पश्चिमी इन्फ्लुएंस के साथ सड़कें नहरों से आगे निकली थीं, इसलिए बदकिस्मती से कुछ पर सड़कें बनाई गईं। अब वे ऐसा बस टूरिस्ट बनकर ही रह गए हैं, जिससे ख्लोंग एकदम बेकार होने से बच गए। इनफैक्ट सड़कें बैंकॉक के सिर्फ 8% क्षेत्र पर बनी हुई हैं। ये साबित करता है कि आज भी इनका कितना ज़्यादा महत्व है और वे आज भी गाड़ी से तेज दौड़ते हैं। लोग इनके किनारे पर भी रहते हैं। जो मुझसे पूछोगे तो मैं तो कहूँगा आग से खेलने जैसा है। एक बार से काम तमाम। लेकिन मजबूत तटबंध, स्टिल्ट और बजरे इन सभी घरों को बचाए रखते हैं। थाई आर्किटेक्ट्स लगते ऐसे नए बाढ़ प्रतिरोधी घर बनाते हैं जिन्हें तट पर ले जाया जा सके। मजबूत स्टील और स्टेरोफोम से भरे हुए ये स्ट्रक्चर पानी में घुसने पर जमीन से 9 फीट ऊपर उठ सकते हैं। वाह, ये हुआ ना, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। माइल हाई कैनाल। इस अगले वाटरवे को देखते वक्त ध्यान रहे, नीचे बिल्कुल भी नहीं देखना। जितना शानदार स्ट्रक्चर उतना मुश्किल इसका नाम। पॉन्ट कोह साल्टे एक्वाडक्ट। वेल्श के लोगों से मैं पहले ही माफी चाहता हूँ। 18 आर्क स्टोन का ये स्ट्रक्चर 1805 में वेल्स में बनाया गया और 126 फीट की अद्भुत ऊंचाई पर यह आज भी पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा वाटरवे है। 19वीं सदी की शुरुआत में इस तरह की इंजीनियरिंग पूरी तरह से अनसुनी थी। ये वास्तुकार थॉमस टिलफोर्ड का बहुत ही जोखिम भरा करियर मूव था, जिन्होंने कोयलता ले जाने वाली नैरो बोट के लिए इसे बनाया था। लेगोलेन कैनाल के हिस्से के रूप में इसने उत्तर पूर्व वेल्स और इंग्लैंड को अलग करने वाली खड़ी घाटियों के बीच का सफर आसान बना दिया। इसके पूरे होने के समय ये मौजूदा जल सेतुओं के साइज से 3 गुना बड़ी थी। टेलफोर्ड का यह प्रोजेक्ट शानदार उपलब्धि बन गई। आज इसमें एक फुटपाथ भी है। शुक्र है कि रास्ते में एक तरफ लोहे की रेलिंग है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है। यह हवा और आपके गिरने के लिए एकदम खुला है। फिर भी कई नावें और यहाँ तक कि पैडल बोट्स भी हर रोज इसे पार करते हैं। आपको गिरने से रोकने के लिए सिर्फ एक रेलिंग और चैनल के सिर्फ 12 फीट चौड़ा होने के कारण ये जल सेतु कम और पतली रस्सी पर किस्मत आजमाने जैसा ज्यादा लगता है। क्या आप इस पर अपनी किस्मत आजमाना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। ग्रीक का अजूबा। जी हाँ, इस अगले ग्रीशियन कैनाल के नाम एक यूनिक सा रिकॉर्ड है। ये पूरी दुनिया का सबसे गहरा वाटरवे है। दोस्तों, इसकी गहराई 259 फीट है, लेकिन इतनी गहराई के बावजूद कोरिंथ नाम का ये कैनाल सिर्फ 81 फीट चौड़ा है, जिससे जहाज़ों को इससे गुजरने में काफ़ी पापल बेड़ने पड़ते हैं। 58 फीट से अधिक चौड़े जहाज़ इससे गुजर नहीं सकते। इसकी दांतेदार दीवारें लैंडस्लाइड की वजह भी बनती हैं, जिससे कि ये ब्लॉक हो जाता है। जब जहाज़ इससे गुजर जाए तो ये वाटरवे आयोनियन सागर की कोरिंथियन खाड़ी को एजियन सागर की सारोनिक खाड़ी से जोड़ता है। ये जहाज़ों को खतरनाक पेलोपेनेस पेनिनसुला के चारों ओर 400 मील की दूरी से बचाता है, पर पानी के नीचे की चट्टानें और उबड़ खाबड़ समुद्र तट कुछ गंभीर नुकसान का कारण बनते हैं। ये एक ऐसी समस्या थी जिसका जहाज़ों को बहुत पहले सामना करना पड़ता था। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक उस समय कोरिंथ के शासक पेरिएंडर को पता था कि दोनों समुद्रों को जोड़कर नुकसानदायक पेनिनसुला यात्रा से बचा जा सकता है, लेकिन तब 250 फीट से अधिक ऊंची चट्टान के बीच से ऐसा रास्ता बनाने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी वजूद में नहीं थी। रोमन सम्राट नीरो और जूलियस सीजर समेत पूरे इतिहास में कई लोगों ने इसकी कोशिश की, लेकिन सब फेल रहे बेचारे। 1881 में फिर से कोशिशें हुई, लेकिन चट्टान का काटना इतना महंगा था कि बिल्डरों का दिवाला निकल गया। अनगिनत असफल प्रयासों और 30 मिलियन फ्रैंक मतलब $175 मिलियन की लागत के बाद आखिरकार 1893 में पूरा हुआ और आखिरकार इस तरह पोरिएंडर का सपना पूरा हुआ। माना कि ये 19वीं सदी के लिए परफेक्ट रहा हो, पर आज वाले जहाज़ों के लिए बिल्कुल नहीं, जो 225 फीट से ज़्यादा चौड़े होते हैं। ये कोरिंथ की चौड़ाई से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। इसके बावजूद ये अभी भी कारगर है और हर साल 15,000 जहाज इससे गुजरते हैं।
वाह, इसका तो सचमुच खूबसूरत इतिहास है जो कि नीले पानी के नीचे बसता है, निहायत ही नीचे मेरे भाई। सुएज एबल, आपको 2021 याद है जब हर तरफ बस एक ही खबर आई हुई थी? अरे नहीं, उस कोविड-19 की नहीं, बल्कि एक जहाज की जो कि सुएज कैनाल में फंस गया था। एवर गिवन नाम का ये जहाज, जिसके मालिक एवरग्रीन कंपनी थी, टेढ़ा होकर कैनाल में बह गया, जिसमें ये दोनों तरफ से फंस चुका था। माना एक जहाज से एक कैनाल ब्लॉक होना बड़ी बात ना लगे, लेकिन सुएज से हर रोज गुजरने वाले माल की कीमत देखें तो इसके 151 घंटों तक फंसे रहने की वजह से अनुमान है कि व्यापार में $60.4 बिलियन का नुकसान हुआ होगा। जी हाँ, बी वाला बिलियन। इस अफसोसनाक घटना ने हमें ये बताया कि सुएज कैनाल हमारे ग्लोबल ट्रेड सिस्टम की बैकबोन है। दरअसल ये वाटरवे इजिप्ट में सुएज की खाड़ी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है, जिससे यूरोप के लिए इन क्षेत्रों तक पहुंचना आसान होता है। क्योंकि दोनों तरफ पानी का स्तर लगभग बराबर है, तो समुद्र इससे फ्री मार्ग पर चलता है। किसी लॉक की जरूरत नहीं पड़ती। तो 120 मील लंबी और 670 फीट से अधिक चौड़ी सुएज एशिया और यूरोप के बीच 4300 मील की आश्चर्यजनक यात्रा कम करती है। यह खासकर पर्शियन गल्फ से उत्तरी यूरोप की यात्रा करने वालों को प्रभावित करती है, क्योंकि अफ्रीका के चारों ओर की यात्रा लगभग 13,000 मील की होती है और इसमें लगभग 24 दिन लगते हैं। लेकिन सुएज नहर का यूज करते हुए यात्रा सिर्फ 7,000 मील है और इसमें 2 हफ्ते लगते हैं। क्या बात है। लेकिन ये सुएज कैनाल रातों रात जादू से नहीं बना है, बल्कि इसमें 1.5 मिलियन लोग शामिल थे। जब 1859 में इस मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ तो इन वर्कर्स ने इस कैनाल का सपना साकार करने के लिए अनुमानित 2613 मिलियन क्यूबिक फीट मिट्टी, 600 मिलियन ऑनलैंड और 2013 मिलियन ड्रेजिंग से हटाई थी। और फिर भी इसे बनाने में 1 दशक लग गया और आखिरकार 1869 में इसको खोल दिया गया। इससे पहले रेड सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच कोई लिंक सा बनना असंभव था, इसलिए देशों के बीच माल के व्यापार के लिए जमीनी रास्तों का इस्तेमाल होता था। ब्रिटेन और अफ्रीका के बीच घोड़े से खींचे जाने वाले वाहन और रेलगाड़ियां इस्तेमाल होती थी, जिससे यात्रा में कम से कम 6 महीने लग सकते थे। फिर कुछ सालों में इस नहर का लगातार विस्तार किया गया, जिससे बड़े कार्गो शिप्स भी इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, जो इसे ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री की जान बनाते हैं। 2014 में इसका विस्तार किया गया और 2016 में एक सेक्शन के लिए एक साइड चैनल खोला गया और आधुनिक तकनीक ने इसे और फैलाना मुमकिन किया है। भविष्य में इसमें 44 मील से ज्यादा नए चैनल और बाईपास जोड़ने का वादा किया गया है। इस प्रोजेक्ट से प्रतिदिन गुजरने वाले जहाजों की संख्या 49 से बढ़कर 97 होने की उम्मीद है, जो उसके मौजूदा एनुअल रेवेन्यू को $5.3 बिलियन से दोगुना करके $13.2 बिलियन करेगा। वाह, सुएज छोड़ो, ये सुएज तो अपना बैंक बना रहा है भाई। एक बिग डाइवर्जन। दोस्तों, चीन की हिस्ट्री का सबसे धांसू प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये वो है जो देश की विशाल प्यास को बुझाने के लिए बनाया जाना है। वर्तमान में चीन की 1.3 बिलियन आबादी का लगभग 1/3 उत्तर में रहता है, जो दक्षिण की तुलना में ज्यादा ड्राई क्षेत्र है। लेकिन पानी के लिए पूरी आबादी को दक्षिण की ओर ले जाने के बजाय दक्षिण से उत्तर डाइवर्जन प्रोजेक्ट पानी को उत्तर की ओर ले जाएगा। इसमें 3 मुख्य कैनाल का निर्माण शामिल है। उनमें से 2 800 मील से ज्यादा लंबी है। ये देश की 3 प्रमुख नदियों यांगजी नदी, येलो नदी और हान नदी के पानी को मोड़ देंगे, और न सिर्फ थोड़ी मात्रा में, बल्कि हर साल लगभग 12 ट्रिलियन गैलन। ये पूरे हुआ बांध से भी ज्यादा पानी है। ये एक विशाल कदम है और 2002 में लॉन्च होने के बाद से इस परियोजना में $79 बिलियन से अधिक का निवेश किया गया है। यह अब तक की सबसे शानदार इंजीनियरिंग परियोजनाओं में से एक है और इसका एक हिस्सा शाही एक्वाडक्ट जैसी संरचनाओं को शामिल करने के लिए आता है, जो अब तक निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा एक्वाडक्ट है। शाही के अंदर 4 वाटर चैनल एक दूसरे के समानांतर चलते हैं, 7.5 मील लंबे, 26 फीट चौड़े और 24 फीट ऊंचे। उनमें से प्रत्येक अलग अलग जलधाराओं का ट्रांसपोर्ट करते हैं। रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से बने हर एक पूर्व निर्मित फ्लूम, यानी किसी कारखाने में बने हर सेक्शन का वजन 1200 टन तक होता है, इसलिए इसका निर्माण कोई छोटा काम नहीं था। और जबकि शाहे अब पूरे उपयोग में है, पूर्ण दक्षिण से उत्तर डाइवर्जन परियोजना की अनुमति समाप्ति तिथि है 2050। फिर भी चीन को उम्मीद है कि वो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए पानी का जुगाड़ करके उसका भविष्य सुधारेगा। मतलब गो विद द फ्लो नहीं, बल्कि फ्लो को ही अपनी तरफ ले आओ। आपको इनमें से कौन सा अद्भुत जलमार्ग सबसे औसम लगा, और क्या आपने कभी उनमें से किसी को अपनी आंखों से देखा है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और देखने के लिए शुक्रिया।